हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस रुद्रमूर्ति। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। उदाहरण के लिए पीएससी, आईएएस, रेलवे, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि आपको मालूम है कि फिजिक्स का बहुत सारा पोर्शन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है। अगर आप उसको सही तरीके से स्टडी करोगे तो काफ़ी इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है उसको आप ध्यान से सुनिए। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है, हमारा टॉपिक लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाश होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले है कि लाइट क्या है। तो प्रकाश के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। प्रकाश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। द फैक्ट अबाउट द लाइट, सम फैक्ट्स अबाउट द लाइट। पहला फैक्ट ये है कि प्रकाश जो होता है उसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पहली चीज तो ये सभी को मालूम होगा, फिर भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात, जिस हम लाइट हम बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, उस प्रकाश को हम बोलते हैं लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको मैक्सवेल ने प्रूव किया था। इसको किसने किया था? मैक्सवेल ने प्रूव किया था। यह भी एमसीक्यू में आता है। तो प्रकाश के बारे में पहला फैक्ट क्लियर हुआ। सेकंड फैक्ट क्या है कि प्रकाश जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट मौजूद होते हैं। और ये जब वे मीडियम में ट्रेवल करते हैं, अगर मीडियम हमारा वैक्यूम है तो उस समय सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। उसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर। जब हम प्रकाश में जो होता है, प्रकाश में के 2 भाग होते हैं जिस लाइट के बारे में, एक होता है दृश्य प्रकाश, और एक होता है अदृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट, जो हमको दिखाई देता है, जैसे वायलेट से लेकर रेड तक विगब्योर पैटर्न है ये लाइट को हम इजीली आंखों से देख सकते हैं। और इनका जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये सब एमसीक्यू में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा बैगनी रंग का वेवलेंथ कितना होता है, 400 नैनोमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम, और ये हो गया 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये वो पार्ट है जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन यही लाइट नहीं होता। लाइट का एक छोटा सा पार्ट है ये, लेकिन जो मेन पार्ट होता है इनविजिबल। ये आपका हो गया बैगनी रंग से लेकर लाल रंग तक, और लाल रंग के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं IR, और यहां पर जो होता है अल्ट्रा वायलेट। तो जब हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो लाइट में जो स्पेक्ट्रम का रेंज होता है ये होता है वायलेट से रेड तक, और रेड के इधर वाले को बोलते हैं IR स्पेक्ट्रम, या इसको हिंदी में बोलेंगे अपन इंफ्रारेड, इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम या रेडिएशन। इसको बोलते हैं अवरक्त विकिरण। इसको और भी क्या बोलते हैं आपको जानना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल में बैठे हुए हैं। अवरक्त विकिरण को बोलते हैं IR हीटिंग रेडिएशन बोलते हैं। ऊष्मी विकिरण भी कहा जाता है, ऊष्मी विकिरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये दिखाई देने वाला प्रकाश है जिसको हम देख सकते हैं। इसका रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इसको दिखाई देता है, ये दिखाई नहीं देता है। हमारा जो टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम है
कम्युनिकेशन सिस्टम, जो संचार प्रणाली में जो भी आप मोबाइल चलाते हो या आपका टीवी फ्रीक्वेंसी हुआ, रेडियो फ्रीक्वेंसी हुआ, मोबाइल फ्रीक्वेंसी जो भी है वो इसी रेंज में आता है, अवरक्त विकिरण में आता है। तो अवरक्त विकिरण को क्या क्या बोलते हैं? ऊष्मीय विकिरण भी, यानी ये हीटिंग रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। अगर आप धूप में खड़े हो, है ना, तो सन से जो रेडिएशन आता है तो आपको गर्मी का एहसास होता है, तो वो इसी रेडिएशन की वजह से होता है। तो इसलिए कभी कभी इसको बोलते हैं हीटिंग रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? हीटिंग रेडिएशन। उसके बाद देखिए, जो संचार प्रणाली है जिस इसमें बहुत सारे रेंज होते हैं, ठीक है। इसमें आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, आपका हाई फ्रीक्वेंसी, तो जितने भी कम्युनिकेशन वाले बैंड होते हैं इसी में होते हैं। अच्छा, यहां के बारे में बात करें, बैगनी रंग के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं पराबैंगनी विकिरण, और हम अंग्रेजी में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन मतलब ये बहुत एनर्जेटिक होती हैं, इनका वेवलेंथ कम होता है, इनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। हम जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब एनर्जी कम होना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अवरक्त। इसमें क्या क्या आता है? एक तो एक्सरे आता है, गामा रेज आते हैं, फिर नेचर मिलने वाले कॉस्मिक रेज आते हैं। तो हम जिस लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से फैक्ट है? देखिए, पहला फैक्ट ये हुआ, दूसरा फैक्ट ये हुआ, तीसरा ये है कि लाइट, जिस लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है दृश्य प्रकाश जो दिखाई देता है, और ये अदृश्य प्रकाश है, ये भी अदृश्य प्रकाश है। दिखाई देने वाला प्रकाश यही है, वायलेट से लेकर रेड तक, ठीक है। उसके बाद लाइट जो होता है, लाइट डुअल नेचर का होता है, डुअल नेचर। जिस लाइट के बारे में हम लोग आपको बताऊंगा मैं, उस लाइट में डुअल नेचर होता है, द्वितीय प्रकृति होती है। एक कभी कभी वो वेव के फॉर्म में बिहेव करता है और कभी कभी वो पार्टिकल के फॉर्म में। जब वो वेव के फॉर्म में करेगा तो कौन कौन सी घटनाएं दिखाता है वो देखिए। पहला तो परावर्तन, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा अपवर्तन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से। तीसरा व्यतिकरण। चौथा विवर्तन। पांचवा ध्रुवण। तो ये इन, अगर हमको परावर्तन के बारे में या अपवर्तन, व्यतिकरण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इनके बारे में जानना है तो लाइट इन सभी केसेस में वेव के रूप में बिहेव करता है। यानी लाइट को अगर आप वेव मानोगे तभी इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन बाद में कुछ 20वीं शताब्दी के शुरुआत में लाइट की कुछ और नेचर मालूम चला, पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के लाइट के किस नेचर को शो करता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति, तरंग प्रकृति, कण और तरंग दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इतना ही नॉलेज होना चाहिए, इसके डिटेल पे आपको नहीं जाना है। डिटेल में तो वो तो हाई लेवल में स्टडी किया जाता है। आपको केवल कॉम्पिटिटिव लेवल में ये मालूम होना चाहिए कि लाइट वेव के रूप में भी बिहेव करता है और पार्टिकल के रूप में। तो वेव के रूप में जो बिहेव करता है कौन कौन सी घटना है? एक तो परावर्तन, फिर दूसरा अपवर्तन। परावर्तन में लाइट इंसिडेंट होता है किसी रिफ्लेक्टिंग पार्ट पर और रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है अपवर्तन में, इसको भी हम पढ़ाएंगे आपको। फिर व्यतिकरण, ये तमाम चीजें। पार्टिकल नेचर में क्या होता है कि अब आप लाइट को पार्टिकल सपोज करोगे तभी इन घटनाओं की व्याख्या कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है कॉम्पटन इफेक्ट। जीमान इफेक्ट, उसके बाद आपका आता है जीमान इफेक्ट के बाद रमन इफेक्ट, ठीक है। तो जब भी किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम सीधा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में नहीं आ जाते हैं। पहले तो आप उस लाइट के बारे में जो जीके वाले पॉइंट हैं
कुछ फैक्ट्स है उनको आपको नॉलेज होना चाहिए। तो फैक्ट्स मैंने लिख दिया। पहला क्या फैक्ट है कि सम फैक्ट अबाउट द लाइट। पहला, स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इस बात को किसने साबित किया? मैक्सवेल ने साबित किया। मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन के थ्रू, मैक्सवेल एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने साबित किया कि लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब लाइट। फिर तीसरा जो जीके वाला पॉइंट है यह है कि प्रकाश के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक दिखाई देने वाला भाग जिसको बोलते हैं विजुअल पार्ट और इनविजिबल पार्ट। दिखाई देने वाला पार्ट हम सबको दिखाई देता है, जैसे रेनबो बनता है आकाश में बरसात के बाद, जहां से लाइट आता है वहां हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो जो हमको दिखाई देता है वो विजुअल पार्ट है। लेकिन वही सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद इनविजिबल पार्ट आता है, अदृश्य प्रकाश। अदृश्य प्रकाश में लाल रंग के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं अवरक्त विकिरण या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। इसमें जितने भी कम्युनिकेशन वाले जितने भी फ्रीक्वेंसीज होते हैं सब इसी में होते हैं। ये हायर वेवलेंथ का होता है। और बैगनी रंग के ऊपर जो होता है पराबैगनी विकिरण होता है। एक्सरे, गामा रेस तमाम चीज़ें आती हैं, ये एनर्जेटिक रेडिएशन है। और ये अच्छी बात है कि हमारे नेचर ने एक ओजोन लेयर बना दिया है। उस ओजोन लेयर से जब ये लाइट पास होता है तो वो ओजोन लेयर इस एनर्जेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है, या तो उसको एब्जॉर्व करता है तो उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। तो ज़मीन तक क्या है कि ये जो है उस इंटेंसिटी से या उस एनर्जी से पहुंच नहीं पाते हैं। अगर ओजोन लेयर नहीं रहता तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधा अगर अर्थ पर पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हुए लाइट के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं आपको प्रकाश का परावर्तन बताऊंगा, और प्रकाश का परावर्तन में आपको प्लेन मिरर, समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। क्योंकि समतल दर्पण के बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, है ना, कि 2 दर्पण को अगर एक दूसरे के 90 डिग्री पर रख दिया जाए या फिर 60 तो कितना इमेजेस बनेंगे। ये हुआ। एक मिरर के सामने एक आदमी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो वो इमेज किस डायरेक्शन मूव करेगा, है ना, ठीक है। या किसी प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से मूव हो जाएगा, या परावर्तित किरण किस एंगल से घूम जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। और उम्मीद है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप समतल दर्पण से रिलेटेड जो एमसीक्यू है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को बना सकने में सक्षम होंगे। तो आप इसको नोट कर लिए, फिर आगे लेक्चर बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बहुत सिंपल है। ये देखिए, आपको समझाता हूँ। इसके लिए एक स्मूथ सरफेस चाहिए अपन को, है ना, रिफ्लेक्शन के लिए। उसका एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। रिफ्लेक्टिंग, थोड़ा नीचे बनाता हूं मैं ताकि ये आपका नीचे ऐसा लाइन खींचा हुआ, मतलब ये पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड पार्ट। यानी पॉलिश इसलिए कहें कि जो मैक्सिमम लाइट है यहीं पर पड़े। अगर यहाँ पड़ेगा भी तो रिटर्न आएगा नहीं, वो रिफ्लेक्शन इसमें नहीं होगा। तो इसको मैंने पॉलिश कर दिया, उसका पिछला हिस्सा मैंने पॉलिश कर दिया। और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, परावर्तक तल। देखिए, इसके नियम भी आपको समझा के फिर आगे बढ़ते हैं, इमेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद एमसीक्यू आपको समझाना है कैसे बनाते हैं। देखिए, ये यहाँ पर कोई भी लाइट आप गिराइए, ये तो ये जो रे आ रही है कैसी भी आ सकती है, तिरछा में गिरा रहा हूँ, सीधा भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। इसका नाम ए और बी देते हैं। तो ये रे आया, रे इज कमिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर आ रहा है। तो इस मिरर के, ये मिरर है हमारा प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है ये? हम प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। ये प्लेन मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट प्लेन होता है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, ये टकराया, उस पॉइंट से होकर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए इसके प्लेन पर, ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया नॉर्मल, एंड बी नॉर्मल। तो ये लाइट इंसिडेंट हुआ तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइट रिटर्न बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो परावर्तन का मतलब, अगर कोई भी लाइट किसी भी सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, टकरा रहा है, तो उसका मैक्सिमम पार्ट 100% तो पॉसिबल होता नहीं है। हम जितना भी स्मूथ करेंगे तो ज़्यादा 99 हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी लाइट किसी भी
चमकदार सतह से आपतित होती है तो इसका अधिकांश भाग, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। तो ये करने के लिए उसके जो पिछले हिस्से को, जहां टकरा रहा है उसको छोड़कर उसके बेक वाले हिस्से को पॉलिश करना पड़ेगा, तभी रिफ्लेक्शन होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो लाइट अंदर चला जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में हमेशा देखोगे एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा और दूसरा पीछे क्या होगा, एक पॉलिश्ड पार्ट होगा, यानी उसको पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ताकि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन हो सके। ठीक है, तो ये जो ए बी को अपन बोलेंगे, ए बी इज द आपतित किरण है ये। अच्छा, यहां से टकरा के एक रे निकल के, इसको रेड पेन से लिखना है, ये है आपका BC। यहां BC क्या होगा, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अब इसके एंगल के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। तो यहां पर होगा I, आपतन कोण। ठीक है, और जो किरण परावर्तित हो गई है उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई है, इसके बीच के जो एंगल को बोलेंगे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम में आता है कि जिस एंगल से ये इंसिडेंट हो रहा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एंगल ऑफ I 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ R भी कितना होगा, 40 डिग्री। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम है। दूसरा नियम क्या है कि नॉर्मल पॉइंट और रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट और इंसिडेंट रे का पॉइंट सभी एक ही पॉइंट और एक ही प्लेन में होते हैं। ये दो नियम है। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि ये जो है रिफ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे स्फेरिकल भी होगा तब भी ऐसे होगा। ये स्फेरिकल है तो इसके किसी भी हिस्से को पॉलिश करना पड़ेगा। इसको मैं पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश्ड, तो ये वाला पार्ट होगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ऐसे ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण। ऐसे अगर मान लीजिए ऐसा कर दिया, ये पिछला हिस्सा, उभार वाले हिस्से को मैंने पॉलिश कर दिया, तो ये जो पार्ट होगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो किसी भी मिरर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट और दूसरा जो साइड होता है पॉलिश्ड होता है। उसको अगर पॉलिश्ड नहीं करोगे तो फिर परावर्तन नहीं होगा बल्कि अपवर्तन हो जाएगा और लाइट उसके अंदर ट्रांसमिट होगा। जैसे किसी ग्लास स्लैब में लाइट पड़ता है तो लाइट अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, उसका बहुत ही कम पार्ट ही रिफ्लेक्ट हो पाता है, मैक्सिमम पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आपतन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा ठीक उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर का ही एग्जाम्पल था ये। ठीक है, तो प्लेन मिरर में एक और चीज है, बता देते हैं वो क्या है, फिर इमेज के बारे में बात करेंगे। प्लेन मिरर में एक और चीज है कि अगर कोई भी रे किसी भी प्लेन मिरर में, कोई भी रे, ये मान लीजिए ए बी, यहां पर नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रहा है, जीरो नहीं बना रहा है, सीधा टकरा है नॉर्मल के, है ना। अगर कोई भी आपतित किरण या रे ऑफ इंसिडेंट सीधा मिरर पर टकराता है, यानी थीटा बराबर 0, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, थीटा I बराबर 0 तो R बराबर भी 0 हो जाएगा। यानी किसी भी मिरर पर, अगर किसी भी मिरर पर कोई भी रे, आपतित किरण अगर तिरछा ना टकरा के सीधा टकराता, तो जैसी टकराया है वैसी उसी डायरेक्शन में कम बैक हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। यानी I बराबर 0 तो R बराबर 0, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। यहां आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0। तो ये किसको वेरीफाई कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम की पुष्टि करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें हैं, पहली चीज ये है कि जितने एंगल से आपतन कोण इस मिरर पर टकराएगा उतनी एंगल से
परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपतन कोण का मान 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। ये इसको वेरीफाई कर रहा है क्योंकि I बराबर R होता है। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इमेजेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में बताऊंगा, आप लोग नोट करना है इसको। तो इस पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूं, मैं जो समझाने के लिए किया था। तो ये आपका रिफ्लेक्शन वाला एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए, अब मैक्सिमम जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट लोग को होता है, जो खासकर जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, तो इमेज के बारे में हमारा जो रहता है कि भैया ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इमेज कैसे फॉर्म करते हैं किसी भी समतल दर्पण में या किसी गोली दर्पण में, किसी भी प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है, इसके बारे में। तो अभी मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनोगे तो आगे जो और भी आने वाले लेक्चर है उसमें जो मैं आपको बताऊंगा गोली दर्पण में कैसे होता है, वो सब बहुत ही इजीली आप बना लोगे। तो इमेज 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, तो मिरर क्या है? प्लेन मिरर का मतलब विच इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द प्लेन। प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ? मिरर तो है लेकिन कैसा है? उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट प्लेन है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। अच्छा, अब हम किसी भी मिरर में, चाहे वो समतल दर्पण हो चाहे वो गोली दर्पण हो, जब कोई आपतित किरण टकराई तो रिटर्न हो गई, तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज भी 2 प्रकार का होता है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा होता है आपका वर्चुअल इमेज या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो रियल इमेज की डेफिनेशन क्या देखिए, इसमें रेड पेन से लिखूंगा अभी मैं। इफ द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट उस ऑब्जेक्ट से होकर किसी दर्पण से टकराती है, तो इफ द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद जो परावर्तित किरण है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है। अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण टकराने के बाद जो आपतित किरण, इसमें क्या लिखा है? इफ द लाइट ऑफ रे स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी बिंदु पर रियली मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो उस समय उसका क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अभी मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा, आपको समझाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, एक वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है वस्तु के सापेक्ष। ठीक है, तो वास्तविक रियल इमेज के बारे में, रियली मीट करते हैं, ये रियली मीट, ये वास्तव में मीट करते हैं किसी पॉइंट पर, इंटरसेक्ट करेंगे, और इनका इमेज होता है इन्वर्टेड, उल्टा। तो उल्टा और वास्तव, रियली मीट यानी रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में जाके मिलता है, रियली अगर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण वास्तव में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तब वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर परावर्तित किरणें मिलती नहीं है, हम उसको जानबूझ के मिलाते हैं, तब बनेगा वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब। तो अभी आपको मैं डायग्राम बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। तो क्या फिर से क्या है, देखिए, इफ द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट इज रियल, किसी भी बिंदु पर परावर्तित किरण वास्तव में मिलता है तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। और एक रियल इमेज को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है और वस्तु के उल्टा होता है हमेशा। जो भी उल्टा इमेज होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, उसको रियल इमेज बोलते हैं। अच्छा, अब हम आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको पूरा एमसीक्यू बनेगा। वर्चुअल इमेज का मतलब सेम वही है, इफ द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई आपतित किरण टकरा रही है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट, टकराने के बाद जो परावर्तित डू नॉट एक्चुअली मीट, वास्तव में मिलते नहीं है, अब पॉइंट किसी पॉइंट पर मिलते नहीं है,
बट दे अपियर टू मीट, लेकिन ऐसा लगते हैं कि वो मिल रहे हैं एट ए पॉइंट व्हेन द प्रोड्यूस बैकवर्ड, जब हम उस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है उस पॉइंट पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस टाइप के इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, डू नॉट एक्चुअली मीट ए पॉइंट। यहां पर वास्तविक रूप से दो परावर्तित किरणें किसी पॉइंट पर नहीं मिलती हैं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अपीयर्स, और यहां पर रियली मीट करती है। तो यही दोनों में फर्क है। और एक आभासी प्रतिबिंब को, अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इट ऑलवेज इरेक्ट। तो ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट, सीधा, सीधा होगा, हमेशा इरेक्ट होगा, सीधा होगा। और ये क्या, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये दो चीजें हैं कि जब भी आपको रियल इमेज, जो भी, जैसे रियल इमेज जो भी होता है हमेशा उल्टा होता है। जैसे आप किसी भी चीज को देखते हैं अपनी आंखों से, तो हमारी आंखों में जो लेंस है उसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो जिस चीज को भी हम देखते हैं तो उसका इमेज रेटिना पर हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन हमारे आंखों का जो रिलेशन ब्रेन से होता है तो ब्रेन उनको सीधा करके देता है। तो जो भी रियल इमेज होगा हमेशा उल्टा होगा, और जो भी आभासी प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा होगा। तो सबसे बड़ा अंतर तो ये है, रियल इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल या आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों में बुनियादी फर्क है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किसी भी प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है। इसको ध्यान से आप देखिए, तब आपको आगे का चीज, जिसका जो एमसीक्यू है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, जिसको आप नोट कर लीजिए तब तक। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय अ प्लेन मिरर, किसी भी प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको इमेज फॉर्मेशन बनना चाहिए। कैसे होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, देखिए आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए प्लेन मिरर पहले बनाते हैं। चलिए प्लेन मिरर है, ये है प्लेन मिरर, ये पॉलिश्ड वाला पार्ट है और ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये मिरर है, M1 मिरर। अच्छा, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसका नाम O देते हैं। इसका इमेज आपको इस मिरर में कैसा दिखाई देगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये रूल आप हमेशा याद रखिए, आपको आगे भी काम आएगा। जैसे हम गोली दर्पण पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, उन दोनों में काम आएगा। तो ये क्लियर हुआ। तो पहला, तो इसके पहले वाले में बताया कि जो रियल इमेज होता है वो होता है हमेशा उल्टा बनेगा, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो सीधा बनता है। तो ये एक तो बुनियादी चीज आपको समझ में आ गई, हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए। अब दूसरी चीज क्या है, ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखिए अब आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए तो हम किसी भी इमेज, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रखा हुआ है, प्लेन मिरर है, तो इससे तो बिलियंस रेज निकल रहे हैं, करोड़ों अरबों फोटॉन्स निकल रहे हैं, अरबों किरणें निकल रही हैं। तो हम अरबों खरबों किरणों के बारे में बनाएंगे तो हमारा तो जिंदगी निकल जाएगा। तो फिजिक्स में आसान करने के लिए हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ज्यामिति के बेस पे हम क्या करते हैं, हम हजारों लाखों करोड़ों बीम्स को नहीं लेते हैं या रेस को नहीं लेते हैं, केवल दो रेस को लेते हैं। कितने, ओनली 2 रेज, वी टेक द 2 रेज। एक 2 रेस के बेसिस पे उसका जो परावर्तित किरण बनेगा, 2 आपतित किरण लेंगे और परावर्तन के बाद उस परावर्तित किरण वास्तव में मिलती है कि आपस में एक दूसरे से, अगर वास्तव में मिलेगी तो रियल इमेज बनेगा, अगर नहीं मिलेगी तो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमको इमेज बनाना है तो हम 2 रेज लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकालेंगे, ओनली 2 रेज, और देखेंगे वो 2 रेज परावर्तन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो परावर्तित किरण है, वो परावर्तित किरण वास्तव में एक्चुअली मीट कर रही है। यहां पर लिखा था एक्चुअली मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर एक्चुअली मीट करती है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल, और रियल इमेज कैसा होता है, हमेशा उल्टा।
और हम देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपीयर्स हो रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिलता है, एक्चुअली डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, तब क्या बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। तो इसमें मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि हम दो रेस को लेंगे, इस ऑब्जेक्ट से दो आपतित किरण को निकालेंगे। कितना, वी टेक टू रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ इंसिडेंट, दो आपतित किरण को लेंगे। तो अब देखिए, पहला मैं आपको ले रहा हूं, देखिए यहां से, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझ जाओगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ये ओ ए नाम दे रहा हूं, चलिए। तो जैसे मैंने बताया कि इसका आपतन कोण कितना है, 0, तो अपवर्तन कोण भी कितना होगा, 0, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है किसी भी मिरर पर अगर कोई भी आपतित किरण सीधा टकराती है, यानी सीधा यानी नॉर्मल के अलोंग, यानी नॉर्मल के साथ आई का जो एंगल 0 होता है, तो परावर्तन के नियम क्या बोलता है, तो उस कंडीशन में जो उसका परावर्तन कोण वो भी 0 होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा टकराया तो आर भी 0 होगा, मतलब वो भी उसी दिशा में वापस रिटर्न हो जाएगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा। यानी यहां पर हो गया ओ ए, ये क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण। तो यहां पर ए ओ क्या हो गया, परावर्तित किरण। ये हो गया रे ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे है ये, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, या रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, पहला ये हुआ। इमेज बनाने के लिए हमको कितने रे चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। तो एक तो मेरे को मिल गया, कौन सा, ये यहां ये आपतित किरण टकराई सीधा, तो ये ए ओ, ये ऐसा चला गया, यानी पहला परावर्तित किरण मिल गया। अब एक और परावर्तित किरण चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट से एक और किरण को निकालेंगे और वो इस मिरर पर ऐसा इंसिडेंट, थोड़ा ठीक से सीधा बना लेते हैं, ये सीधा टकराया है, इसको ए बी नाम देते हैं, चलिए बी। तो ओ बी इज द अनदर इंसिडेंट रे, सेकेंड आपतित किरण है, या सेकेंड इंसिडेंट रे है। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे था, फर्स्ट इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंगली क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे ए ओ मिला। अब दूसरा मैं निकाल रहा हूं, देखिए तो ये टकराया, तो इसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। चलिए नॉर्मल ड्रॉ किया मैं, ये नॉर्मल हो गया स्टूडेंट्स। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। नॉर्मल के साथ ये रे जितना एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। लेकिन आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम के बारे में मालूम होगा कि जितना आई होगा उतना ही आर होगा। ये हो गया आपका आर। हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल, दोनों बराबर होंगे। सॉरी, शुड बी इक्वल नहीं, दे विल बी सेम, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ। तो दूसरा किरण, दूसरा क्या हुआ, ओ बी सेकेंड, इसका रिफ्लेक्टेड रे कहां मिला, बीसी। बीसी इज द, इस इंसिडेंट रे के करस्पॉन्डिंग ये बीसी क्या हुआ, सेकेंड, ये हुआ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए तो एक यहां से नॉर्मली इस पर इंसिडेंट हुआ तो उसी डायरेक्शन वापस चला गया। तो पहला जो परावर्तित किरण है ए से ओ डायरेक्शन में, दूसरा एक इंसिडेंट रे निकाल रहा हूं इस ऑब्जेक्ट से ओ से बी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बी सी डायरेक्शन चला गया, तो बी सी इज द सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। अब आप बताइए क्या AO एंड BC बोथ आर, दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं।
बोथ आर रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये ऐसा रिफ्लेक्टेड रे ऐसा जा रहा है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ऐसा जा रहा है, ये क्या कहीं मिल रहे हैं क्या? ये कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। तो इनको मिलाना पड़ेगा आपको, और जब हम मिलाते हैं, जब हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में उसके मिलाएंगे तब बनेगा वर्चुअल इमेज। देखिए इसको मिला रहा हूं मैं, ये मिल नहीं रहे हैं, एक ऐसा जा रहा है एक ऐसा जा रहा है, तो इनकी मुलाकात कहाँ होगी? इसको बढ़ाइए ऐसा और इसको भी बढ़ाइए, तो ये ओ डेस ओ बना, इमेज बना, इसका ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना आई। आपको समझ में आ गया? ये इमेज यहां बनेगा। ये बना इमेज। तो देखिए जो भी अब ये इसमें क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या थी? उसकी डेफिनेशन उसमें द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट। जो परावर्तित किरण किसी भी पॉइंट पर वास्तव में मिलते नहीं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो मिलते नहीं है। तो अपन को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा बढ़ाएंगे पीछे की ओर, तो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो ये लाइन और ये लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करा रहा हूं, ये एपीएस हो रहा है, तो यहां पर इसका इमेज बनेगा। तो किसी भी प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है? नंबर 1 पॉइंट सीधा बनता है, इरेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और थर्ड क्या होगा? वर्चुअल होगा, आभासी। पहली बात तो ये आपको जानकारी मिल गई। और दूसरा पॉइंट क्या है कि प्लेन मिरर के सामने ये जो डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस पर है, मान लीजिए ये u डिस्टेंस पर है या 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो इमेज जो बनेगा वो भी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। यानी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, प्लेन मिरर में ठीक उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा पीछे की ओर, दर्पण के पीछे। तो टोटल अगर आपको कभी डिस्टेंस एमसीक्यू में पूछा कि ऑब्जेक्ट से इमेज का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो उसका इमेज कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। और टोटल ऑब्जेक्ट से टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो 20 + 20 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो क्लियर हुआ कैसे हुआ दोस्त? हाँ, तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये दोनों सेम रहते हैं। अगर मान लीजिए ये u है तो ये भी कितना होगा? u, ठीक है। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो इमेज भी कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। इसी से सब एमसीक्यू बनेगा। अब और भी बहुत सारी चीजें बताता हूं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा काम आएगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स या सिंपल जी के टाइप के क्वेश्चन है वो सभी आपसे बन जाएंगे। चलिए ठीक है। और दूसरी बात क्या है? पहली बात तो ये फीचर हुआ। दूसरी बात उसके बाद और क्या हो सकता है? उसके बाद की साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा, हाइट होगा, उतना ही हाइट इमेज का भी होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो किसी भी प्लेन मिरर में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज सीधा बनता है। सीधा बनता मतलब जो परावर्तित किरणें आपस में रियली इंटरसेक्ट नहीं करती है, बल्कि हमको इंटरसेक्ट कराना पड़ता है। तो कराने के लिए उसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगा। तो जहां भी एपियर्स वाला फॉर्म आएगा, जहां भी हम बढ़ाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करके उसको बढ़ाते हैं, जबरदस्ती मिलाते हैं, तो वहां हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा। उसके बाद जितने डिस्टेंस पर, दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा उतनी डिस्टेंस पर इमेज भी बनेगा।
तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। फिर इसका जो साइज होगा सेम उतना ही साइज का बनेगा। अगर इसका साइज मान लीजिए जो भी हाइट होगा इसका, जो भी उतना ही हाइट का इमेज यहाँ मिलेगा जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा। तो ये बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स बताते हैं, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप जरूर उतार लीजिए, बहुत काम की चीज है। प्लेन मिरर के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी जानना जरूरी है। उसके बाद एमसीक्यू आपको बताया जाएगा। देखिए, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, यानी आपतित किरण को फिक्स कर रहे हैं ऑन रोटेटिंग द प्लेन मिरर बाय एन एंगल, किसी दर्पण को किसी एंगल से घुमाया जा रहा है। द रिफ्लेक्टिंग रे टर्न्स बाय द ट्वाइस द एंगल। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये कोई ये है और ये मिरर को मैंने, ये लाइट ये यहाँ से टकरा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से टकराया और ये ऐसा चला गया। अब उसी समय मैंने एंगल जो यहाँ पर था, किसको घुमा रहा हूँ, ऑन रोटेटिंग, आपका जो एंगल कितना रोटेट हो गया, ये थीटा एंगल रोटेट हुआ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितना होगा, 2 थीटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे को फिक्स्ड किया जाए, है ना, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, लेकिन दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए। जैसे ये है, जो भी एंगल इसको थीटा एंगल से घुमा दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, जितना एंगल इसको घुमाया हो मिरर को, उसका 2 थीटा होगा। अगर मान लीजिए आपने मिरर को 30 डिग्री रोटेट करा दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, जो परावर्तित किरण होगा, वो 2 × 30 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये भी जानना चाहिए जो आपको बताया। उसके बाद ये क्लियर हो गया होगा, यानी कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, ठीक है, ऑन रोटेटिंग द प्लेन मिरर बाय एन एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाय ट्वाइस द एंगल। यानी अगर दर्पण को थीटा एंगल से रोटेट कराया जा रहा है, जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा एक छोटी सी बात है, इसको भी जानना चाहिए। उसके बाद इस पॉइंट पर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टू सी हिज फुल इमेज द लीस्ट साइज ऑफ द मिरर शुड बी द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। यानी किसी भी आदमी को किसी भी मिरर में अपना पूरा फुल इमेज देखना चाहता है, यानी पैर से लेकर सर तक पूरा फुल इमेज देखना चाहता है, तो उस कंडीशन में जो मिरर का जो हाइट होना चाहिए वो आदमी के हाइट का आधा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आदमी की हाइट है, मान लीजिए 150 सेंटीमीटर, और किसी मिरर के सामने खड़ा है, उस मिरर की हाइट कितनी होगी, अगर 150 का आधा कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। तो अगर उस मिरर का जो हाइट होगा आदमी के हाइट का जस्ट हाफ होगा, 75 होगा, तो वो आदमी अपने इमेज को पूरी तरह देख सकता है। 75 से ज़्यादा भी होगा चलेगा, लेकिन मिनिमम 75 होना चाहिए। यानी किसी भी आदमी को अपना इमेज पूरी तरह देखने के लिए उस मिरर का हाइट आदमी के हाइट का जस्ट हाफ होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। चलिए अब इस पॉइंट पर आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट, तो इसको हम समझाते हैं। इसको मिटा रहे हैं इमेज को। चलिए ये वाला पॉइंट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द 2 मिरर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है कि 2 मिरर हैं, एक मिरर ये है M1, एक दूसरा मिरर ये है M2, इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज यहां बनेगा, या जो भी है, कितने इमेजेस बनेंगे। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन बिटवीन द 2 मिरर। 2 मिरर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो उसके कितने इमेजेस बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि 2 मिरर किस एंगल पर उनका इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन या उनका झुकाव, यानी उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, उस से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक आपका होगा इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए तो इसी को समझा देता हूं मैं आपको। तो यहां पर क्या होगा, तो आप इसका है, अगर यहां पर n है नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं,
तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देंगे। नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, ये जो होगा ये 360 अपॉन थीटा करिए, ठीक है। तो पहले आप 360, क्योंकि मैक्सिमम कितना घुमा सकते हो, कितना हो सकता है एंगल 360, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें आप डिवाइड कीजिए, ये थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो मिरर्स के, दो दर्पणों के बीच का कोण है, द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू में रखता हूं, अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 45 डिग्री रख रहा हूं, तो इसको डिवाइड करिए, तो 360 को 45 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा 8 टाइम चला जाएगा। तो 8 क्या है, ये इवन नंबर है। तो जब n का, हाँ, तो इसको आप थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए, यही कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, तो अब आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप 360 अपॉन थीटा निकालते हो, 360 अपॉन थीटा निकालते हो और ये आपका इवन आता है, इवन का मतलब सम संख्या में आ रहा है, तब नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, ये नंबर 1 है। ये 360 अपॉन थीटा करोगे, उनके दो दर्पणों के बीच का जो एंगल होगा उसको 360 से डिवाइड करोगे और देखोगे कि नंबर अगर इवन आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया 8, उनके बीच का एंगल 45 है, डिवाइड किया 8 आया, ये इवन है, इवन यानी सम संख्या है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, सॉरी ये आएगा, तो ये क्या इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस होगा 360 अपॉन थीटा में 1 माइनस कर दीजिए। यानी सबसे पहले आप जो भी थीटा दिया उसको 360 से डिवाइड करोगे, अगर वो इवन सम संख्या आ रहा है तो उसमें 1 माइनस कर दो, यानी 8 माइनस 1 यानी 7, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7। समझ में आई मेरी बात। अब चलिए इसी का उल्टा, अब चलिए थीटा की वैल्यू 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री, यानी दो दर्पणों के बीच का एंगल 40 डिग्री है, तो उस समय 360 अपॉन 40 करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका 9 आ गया, और ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। और जब ऑड नंबर मिलता है तो नंबर ऑफ इमेजेस ये सीधा कितना हो जाएगा, 9 ही रहेगा, इसमें -1 करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए 360 अपॉन थीटा करते हो, यानी थीटा दो दर्पणों के बीच का झुकाव कोण जो है, जो कोण है, उससे डिवाइड करने से अगर सम संख्या आता है, इवन नंबर आ रहा है, तो उसमें से 1 माइनस कर दोगे, उतने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अगर ऑड नंबर आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, तो आपको एज इट इज उतार देना, उतना इमेज बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 9 और नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो दो मिरर आपस में कितने एंगल पर झुके हुए हैं, इसी में अगर आपको ये आएगा, देखिए और भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 2 मिनट और लूंगा मैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें दो दर्पण है, ये और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इनके बीच का थीटा कितना हो गया, 0। ये पैरेलल मिरर हो गया ना, इनके बीच का एंगल बन ही नहीं रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो उस समय क्या होगा, 360 अपॉन ये थीटा, और थीटा क्या होगा, 360 अपॉन 0, ये हो गया इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में -1 करो, नहीं करो, कितना आएगा, इमेजेस क्या होगा, तो देन इमेज अनंत प्रतिबिंब बनेगा, बहुत ज़्यादा। तो दो मिरर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल में हैं तो उस कंडीशन में उनके बीच में, उस कंडीशन में बहुत आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात जो इमेजेस बनेंगे वो इन्फिनिटी होगा। अगर 60 डिग्री है तो कितना बनेगा, देखिए अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दो दर्पणों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उस कंडीशन में क्या हो, 360 अपॉन 60 करो भाई, तो ये आपका 6, ये 6 क्या हो गया, ये हो गया आपका सम संख्या हो गया, इवन नंबर हुआ। तो जब भी इवन नंबर होगा तो उसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, 6 - 1। तो जब दो दर्पण एक दूसरे 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं तो उस कंडीशन में उनके जो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5 होंगे।
और कुछ बातें बताते हैं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म होगा। अच्छा, इसको हम मिटा रही है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो वो चीज़ मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। उसके बाद देखिए आगे कुछ और फैक्ट्स हैं मिरर के बारे में। मिरर के बारे में अगर आपको समझ में आ गया तो एमसीक्यू तो ऐसे ही बना लोगे आप। अब चलिए, पूछेगा कुछ जैसे व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है, यानी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। आवर्धन निकालने का तरीका है क्या स्टूडेंट्स, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है व्हाट ये v अपॉन यू या h अपॉन h डेज अपॉन h। यानी देखिए, आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर कभी भी एग्जाम में आएगा कि किसी भी समतल दर्पण का रेखिक आवर्धन या मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो मैंने आपको बताया कि रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला होता है ये v का मतलब इमेज, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, चाहे इससे निकालो। जैसे कि मैंने प्लेन मिरर में बताया, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। अगर ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पर है तो 10 सेंटीमीटर पर ही इमेज बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हुई 10, और वस्तु की दूरी कितनी हुई 10, और ये हो गया 1। तो किसी भी प्लेन मिरर का रेखिक आवर्धन हमेशा कितना होता है +1। +1 का मतलब, प्लस का मतलब होता है कि जो इमेज बन रहा है सीधा बन रहा है, और -1 का मतलब होता है नेगेटिव साइन का मतलब होता है m का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और m की वैल्यू अगर प्लस आ रही है तो उसका मतलब इमेज सीधा बन रहा है, तो उसका मतलब ये है। खैर, या फिर अगर आप हाइट से निकालोगे कि रेखिक आवर्धन को हमको इससे ना निकाल के हाइट से, तो जैसे कि मैंने बताया कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उसी साइज का इमेज होगा। तो साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी जितना है ये भी h है, ये भी h है, दोनों करके कितना हो गया 1। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर हो गई जो कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है, कि कभी भी आपसे पूछा कि प्लेन मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे। और कभी कभी घुमाने के लिए आपको देगा +1, -1, हाफ, -हाफ, ऐसे 4 ऑप्शन देगा, +1, -1, हाफ, -हाफ। किसी भी प्लेन मिरर का समतल दर्पण का रेखिक आवर्धन कितना होता है, तो इस टाइप का जब देगा +1, -1, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1 तो होगा ही। अब आदमी ये तो नहीं होगा मालूम है, अब आदमी इन दोनों में गलत कर सकता है, -1 भी कर सकता है, +1। लेकिन आपको मालूम है कि जो भी सीधा इमेज होता है, जो सीधा इमेज होता है, सीधा इमेज, सीधा प्रतिबिंब, उसका m हमेशा क्या होता है प्लस, पॉजिटिव आता है। तो ये होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, फिर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग केवल वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो पिछले विगत कई वर्षों के कलेक्शन को लेंगे, जिसमें समतल दर्पण से रिलेटेड हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपको बताएंगे। वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पहले तो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे आप एमसीक्यू नहीं बना पाओगे। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा पूछेगा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है। तो फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका मिरर है, पॉलिश कर दिया, ये रे ऐसा टकराया, जैसा टकराया ये ऐसा सीधा टकराया, ये है ना, ये तो सीधा टकराने और रिफ्लेक्ट भी सीधा ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्या होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ क्या होता है f। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये टकराया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर दूसरा एक टकराया, ये भी रिफ्लेक्ट हुआ, ये R1 ये R2। तो ये दोनों कहीं मुलाकात होती नहीं है, ये दोनों परावर्तित किरणें किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो इनका फोकल लेंथ क्या होगा, इन्फिनिटी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि किसी भी समतल दर्पण का फोकल लेंथ हमेशा अनंत होता है।
यानी वो अनंत पे जाके मिलेंगी, यानी बहुत दूर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसका फोकस कितना होगा? अनंत। तो दूसरा प्रश्न ये हुआ। तीसरा प्रश्न क्या हुआ? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, ये सभी चीजें हम आपको जब गोली दर्पण बनाएंगे उसमें सब अच्छे से बता देंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? r बराबर 0, क्योंकि ये तो कहीं से कर्वेचर फॉर्म में नहीं है, सीधा फ्लेट है, तो r क्या होगा? r भी इंफिनिटी होगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समतल दर्पण का पावर, द पावर ऑफ द प्लेन मिरर, पावर ऑफ प्लेन मिरर। तो पावर जो होता है फोकल लेंथ का उल्टा होता है। फोकल लेंथ कितना होता है? फोकल लेंथ जो होता है आपका इन्फिनिटी है, किसी भी नंबर में इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे तो 0। तो इतनी बातें प्लेन मिरर्स के बारे में। तो प्लेन मिरर के बारे में क्या समझ में आपको आया कि प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर रखा रहता है इमेज भी उतने डिस्टेंस पर बनता है। अच्छा, एक और चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगा, फिर इसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म होगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसको बता देता हूँ, फिर हमारा ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या बातें मैंने बताया स्टूडेंट, देखिए कि पूछा है रेखी का आवर्धन कितना होता है प्लेन मिरर का? 1 होता है, +1। दूसरा चीज़ क्या है कि किसी भी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी। तो प्लेन मिरर का पावर कितना होगा? 0। अब एक और क्वेश्चन जो है, एक और चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम आपको MCQ के बारे में बात करेंगे, जितने भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव लेवल में जो क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा प्लेन मिरर के बारे में। देखिए, ये कोई प्लेन मिरर है, ये मिरर जो है इसको प्लेन मिरर है, ये रेस्ट में है, इसकी स्पीड नहीं है, ये अपना रुका हुआ है, और एक आदमी, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर की ओर u स्पीड से या 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है। तो जो इमेज बनेगा यहाँ पर, ये जो इमेज बनेगा ये लिखेंगे VO, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ इमेज। ये भी क्या होगा? अगर ये 10 सेंटीमीटर की ओर मिरर की ओर आ रहा है ऑब्जर्वर, तो ये इमेज भी 10 सेंटीमीटर की ओर क्या होगा? इधर की ओर आएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर ये इसको प्लस ले रहा तो ये क्या होगा? माइनस। यानी अगर ये इधर आ रहा है तो वो अंदर जो इमेज बन रहा है वो इधर आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आता है। किसी भी प्लेन मिरर के सामने कोई आदमी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो जो उसका इमेज जो दर्पण के पीछे बन रहा है वो भी 10 सेंटीमीटर की स्पीड से सामने की ओर आ रहा है। जितना तेज वो सामने वाला भागेगा, ऑब्जेक्ट भागेगा, उतना इमेज उसके सामने आता हुआ दिखेगा। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछेगा मिरर के रिस्पेक्ट में इस इमेज का स्पीड कितना होगा? 10, और ऑब्जेक्ट के फ्रेम से कितना होगा? ये 10 और ये 10, 20 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको क्लियर हो गया? तो प्लेन मिरर के बारे में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जब मेरा अगला लेक्चर होगा MCQ का, तो वो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेगा। तो अगला MCQ का जो पार्ट होगा जिसमें हम MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर। तो हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो है MCQ ऑन प्लेन मिरर, समतल दर्पण पर आधारित, समतल दर्पण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आपसे एक अपील है, अगर आपको ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिला, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जैसे जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की या स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की, है ना, उन सभी को आप इसको फॉरवर्ड करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये आपका नॉलेज पहुंच सके। इन्हीं सब बातों के साथ आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। फिर अगला लेक्चर हम बहुत जल्दी लाएंगे जिसमें MCQ वाला पार्ट होगा, वो है प्लेन मिरर। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।